हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? शांत। कल हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? उसी एनर्जी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। और आज आपको पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों होती है और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों नहीं होती है, ये आपको पता लगेगा आज। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने ऑक्टाहेड्रल में किस तरह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ा था और टेट्राहेड्रल में कैसे पढ़ा था। क्वेश्चन ही भूल गए तुम? वो नहीं होगा। अब ये ऐसा थोड़ी होगा, केमिकल बॉन्डिंग रिकैप कर दीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, क्लास के बाहर मिल लेना, क्लास में नहीं। हाँ, इनऑर्गेनिक का रिकैप कर दे, है ना? चलो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हमने कल पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल में कैसे आएगा और टेट्राहेड्रल में कैसे आएगा। तो ऑक्टाहेड्रल में सीएफएसी के लिए हमने ये ऑर्बिटल पढ़ लिया था। ऑर्बिटल सबसे पहले रिपल्सन फील करके बैरी सेंटर लेवल तक जाता है और बैरी सेंटर लेवल के बाद ये ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है और इसी को बोलते थे स्प्लिटिंग। और ईजी ऊपर जाता है और T2G नीचे आ जाता है। यहां पे अगर आप टेट्राहेड्रल ले लो तो यहां पे रिवर्स हो जाता है। यहां पे सबसे पहले ये 5 ऑर्बिटल जो पहले से सेम एनर्जी वाले हैं, पहले एनर्जी इनका बढ़ेगा और फिर जाके डीजेनरेट हो जाए। डीजेनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं वो टूट के T2G और EG में बदल जाते हैं। T2G और EG में बदल जाता है। ये हमने बताया था स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग में फिर हमने बताया था आपको एनर्जी। एनर्जी मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो है हमेशा 5 आएगा। यहां पे 3 ऑर्बिटल है तो 2 लिखेंगे और यहां पे 2 ऑर्बिटल है तो 3 लिख देंगे। ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही बोला था। सिमिलरली यहां पे बैरी सेंटर लेवल है तो यहां पे आप 0 मान लो। बैरी सेंटर के लेवल के ऊपर 2/5 डेल्टा टी और बैरी सेंटर लेवल से नीचे 3/5 डेल्टा टी, यही होगा। बैरी सेंटर से ऊपर जो है हाँ माइनस हो जाएगा, प्लस 2/5 डेल्टा टी और नीचे आ जाएगा -3/5 डेल्टा टी। अब इसमें मैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये बता रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया था और चलो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं फिर क्वेश्चन में जाते हैं। CFAC वो भी ऑक्टाहेड्रल। तो किसी भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसे निकलेगा, देखो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाइड बाय इट्स एनर्जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2/5 डेल्टा ओ प्लस जितने भी इलेक्ट्रॉन EG में पाए जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 डेल्टा ओ। ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसमें हम लोग एक और टर्म ऐड करते हैं प्लस NP। अब ये NP क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये हमें पता हो जाएगा, ये हमें पता हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज आपको डेल्टा ओ के टर्म्स में निकालनी होती है। N डिनोट, P क्या है सबसे पहले समझो। P मतलब होता है बेटा पेयरिंग एनर्जी। जो हम VBT में पढ़ रहे थे ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो पेयरिंग कराया और पेयरिंग कराने में एनर्जी लगती है, तो ये वही पेयरिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और N कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यू पेयर फॉर्म। भाई मान लो पहले से 3D5 है, अब 3D5 में क्या पहले से कोई पेयर है, नहीं। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो क्या नया पेयर डेवलप होता है, तो जो नया पेयर डेवलप होगा उसको दिखाना है N से। तो N बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ न्यू पेयर।
नंबर ऑफ न्यू पेयर फॉर्म। वीबीटी में जो पेयरिंग हो रही थी वो पेयरिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया है? सीएफटी ने यहां पे आके। जैसे मान लो मैंने बोल दिया, एक एग्जांपल ले लीजिए K4FeCN6, इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल के बताओ। तो देखो सबसे पहले मुझे सेंट्रल मेटल एटम निकालना पड़ेगा। सेंट्रल मेटल एटम है Fe+2 में और निकल के आ रहा है 3D6। पेयरिंग होगा या नहीं होगा? तो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग होगा। स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग होगा, नया पेयर फॉर्म भी होगा। पेयरिंग होगा तो नया पेयर फॉर्म भी होगा। अब ये टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है? K4FeCN6 ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऊपर Eg और नीचे T2G चला जाता है। अब देखो 3D6 भरना है बट पेयर करते हुए भरना है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, क्या पेयरिंग होगी? तो पेयरिंग होगी तो पहले पेयरिंग करा दो। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे? 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अच्छा अब बताओ इसकी CFAC कैसे निकालोगे? तो CFAC इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में? 6। किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2/5। किससे मल्टीप्लाई करोगे? -2/5 डेल्टा O प्लस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 प्लस नए पेयर कितने फॉर्म हुए? 2 या 3? अब देखो सबसे पहले आप 3D6 बना लो। तो 3D6 जब आप पहले से बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6, देखो पहले से एक पेयर है, नया पेयर कितना है? 2, तो इसलिए यहां पे लिखोगे 2p। नंबर ऑफ न्यू पेयर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3D6 में पहले से एक पेयर है, अभी 3 पेयर है, यानी कि 2 ही पेयर नया डेवलप हुआ है, तो 2p आ जाएगा। और ये इसी फॉर्म में इसकी एनर्जी लिखी रहती है। ठीक है, कोई डेल्टा ए कोई वैल्यू नहीं रखनी है आपको, पी की वैल्यू नहीं रखनी है आपको, डेल्टा ओ प्लस पी की वैल्यू में ही आंसर देना होता है। पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा ओ क्या है? स्प्लिट कर ले, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है इसको डेल्टा ओ कहते हैं। यहां से यहां तक की एनर्जी को डेल्टा ओ कहते हैं। पूरा स्प्लिटिंग में जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज डेल्टा ओ। यहां पे पूरा स्प्लिटिंग में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी। अब जैसे मान लो K4FeCN6 तो आपने बना लिया, एक काम करते हैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, K4FeCl6। K4FeCl6, क्या यहां पे भी आपके पास Fe+2 ही आएगा? Fe+2 में 3D4 ही आने वाला है, सॉरी 3D6 ही आने वाला है, 3D6। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है? वीक फील्ड। पेयरिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो देखो स्प्लिटिंग होगा लेकिन पेयरिंग नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल का कैसे होता है? Eg ऊपर और T2G नीचे। अच्छा अब 6 इलेक्ट्रॉन भरना है बट पेयरिंग नहीं कराना है, तो 1 2 3 पेयरिंग नहीं कराना है, 4 5। अब मजबूरी में हमें पेयरिंग कराना पड़ेगा। अगर पूरा भर जाए तब हमें मजबूरी में पेयरिंग कराना है, पहले से पेयरिंग नहीं कराना है। अच्छा अब देखो क्या यहां पे ये बैरी सेंटर बीचों बीच आता है? इसकी एनर्जी कितनी होती है? -2/5 डेल्टा ओ। इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? +3/5 डेल्टा ओ। अब लिख दो इसकी CFAC। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इनटू किससे मल्टीप्लाई करें? -2/5 डेल्टा ओ प्लस इसमें कितने आ रहे हैं? 2। इसकी एनर्जी कितनी है? 3/5 डेल्टा ओ प्लस NP। 3D6 में क्या पहले से एक पेयर होता है? 3D6 में क्या पहले से एक पेयर होता है? 3D6 बना के देख लो। नए पेयर के लिए पुराना वाला ड्रॉ कर लो, आपको अपने आप पता चल जाएगा नए में भी एक पेयर है, पुराने में भी एक पेयर है। क्या नया पेयर डेवलप हुआ? नहीं। तो नया पेयर डेवलप नहीं हुआ तो 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी पी। तो कितना आ गया आपको? -8/6 ना, -8/5, 6/5, क्या -2/5 डेल्टा ओ। इसमें पेयरिंग एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। दिख भी रहा है कि पेयरिंग एनर्जी नहीं आई है, वीक फील्ड है। वीक फील्ड है तो कहां से पेयरिंग एनर्जी आएगी? बट यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो क्या पेयरिंग एनर्जी आया था? अब देखो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। मान लो मैं टेट्राहेड्रल कराता हूं। मान लो मेरे पास कोई टेट्राहेड्रल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है टेट्राहेड्रल का, CuNH3 होल 4। यहां पे लगा लो SO4, CuNH3 होल 4 SO4। ये टेट्राहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये टेट्राहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। भैया ये DsP2 आया था, CuNH3 होल 4 + 2।
भूल गए क्या तुम लोग? एक्साइटमेंट हुआ था D9 इलेक्ट्रॉन का। बहुत बढ़िया, याददाश्त कमजोर नहीं है बेटा, खत्म ही है पूरा। NiCN4 बना लो, NiCN4 +2 बना लो। NiCN4 बनाओ पहले। तो NiCN4 में क्या निकालोगे? Ni पे +2 आ रहा है, निकल पे +2 का मतलब कितना हो जाएगा? 3D8। अच्छा, तो 3D8 पहले जो पहले से है वो बना लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3D8 हमने बना लिया, पहले से 3 पेयर है। अच्छा, क्या यहां पेयरिंग होगा या नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है तो पेयरिंग होगा, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है पेयरिंग होगा। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होती है? ऊपर कौन जाएगा? T2G, और नीचे कौन आ रहा है? EG। अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरना है पेयरिंग होते हुए, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरो। 1 2, क्या पहले पेयरिंग होगा? 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आ जाओ, इसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपको देखना है। कितना इलेक्ट्रॉन है यहां पे? 4 इंटू क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? -3/5 डेल्टा टी प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, इसकी एनर्जी कितनी होती है? 2/5, 2/5 डेल्टा टी। NP में क्या लिखोगे? N क्या नया पेयर डेवलप हुआ है यहां पे? नहीं, नया पेयर डेवलप नहीं हो रहा है, तो 0 इंटू पी कितना हो जाएगा? -12, और यहां पे कितना हो जाएगा? -+8, मतलब -4/5 डेल्टा टी, -4/5 डेल्टा टी। आप चाहें तो इसकी एनर्जी यहां पे लिख भी सकते हैं ऐसे, ये जो 2 ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी है +3/5 -3/5 डेल्टा टी, और ये हो जाएगा 2/5 डेल्टा टी। पूरा पूरा मिला दे तो डेल्टा टी। इसको नोट डाउन कर लो। ये वाला आपने कर रखा है कल। अच्छा, ये लिखना होगा तो लिख लो। ये हो गया भाई, ये बस लिखना है यार, ये तो पहले बना ही चुके हो, ये लिखना है खाली, इसमें इतना टाइम लगा रहे हो। ये क्वेश्चन भी कल कर लिया था, केवल फॉर्मूला लिखने में 1 घंटे लगाते हो तुम लोग। नेक्स्ट वीक से बोल दिया मैंने आपको, से 6 क्लास करने के लिए, और हो जाएगा। मतलब मंडे से सैटरडे 1-1 क्लास रोज होगा, ठीक है? इस तरह से जब आप करोगे, 25 दिसंबर के बाद तुम्हें शक्ल देखने की जरूरत मुझे तुम्हारी नहीं पड़ेगी। ठीक है? ब्लॉक केमिस्ट्री में लगेगा आपको 15 लेक्चर, DNF और P मिला के, फिर 5 लेक्चर लगेगा आपके पास सॉल्ट में, तो 20 ही लेक्चर आगे आ रहे हैं। अगर हम रेगुलर करें तो 20 लेक्चर आ जाएंगे, ठीक है? तो 25 दिसंबर से पहले पहले, वैसे तो 24 दिसंबर को ही कह दें, क्योंकि उसके बाद मुझे छुट्टी लेना है एक्चुअली कुछ दिनों के लिए। मैं घूमने जा रहा हूं, मैं घूमने जा रहा हूं कहीं पे, तो इसलिए छुट्टी ले रहा हूं। 3-4 दिन का छुट्टी है भाई, बहुत ज्यादा नहीं है। इधर 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 भाई, ऊपर वाले बैच में छुट्टी नहीं हो रही है, तो इसका ऐसा थोड़ी है कि इस बैच से निकल के शादी हो जाएगी। नहीं नहीं, चलो हो गया ये। नेक्स्ट, पूरे साल आप लोगों के इसमें लग गया मैं यार, कहीं घूमने उमने नहीं गया बताओ, तो मैं जा रहा हूं घूमने। ऑर्गेनिक, अब वहां भी 6 लेक्चर दे देते तो मैं दिसंबर में खत्म कर देता। देखो देखने को लगता है कि यार सर
5 महीने होने को है या 4 महीने होने को है, लेकिन एक्चुअली 2.5 महीने हुआ है। 3 ही दिन तो पढ़ाते हैं। अब 2.5 महीने में भाई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। यू रिक्वायर एटलीस्ट 100 लेक्चर्स, कम से कम 100 लेक्चर चाहिए केमिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट होने में। आपके में ऑलमोस्ट 90 लेक्चर्स लगेगा पूरा इनऑर्गेनिक कराने में, जो हुआ है जो होगा सब मिला के। तो 90 से 100 लेक्चर के बीच मिनिमम लगता ही है। उसके पहले हो रहा है तो उड़ाया जा रहा है, उसके बाद हो रहा है तो खींचा जा रहा है। जैसे ऊपर वाले बैच में खींच गया फालतू का सिलेबस। हाँ, रिकैप नहीं करेंगे। हाँ बताओ। हाँ K4 है। हाँ, इसमें अगर नेगेटिव लिखना है लिख दो। कभी कभी लिखा रहेगा, कभी कभी डायरेक्ट चार्ज लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तो चार्ज लिखा रहेगा। मान लो यहां पे चार्ज नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि यहां +4 है या -4 है, ठीक है। लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक चार्ज दे दिया है। हाँ, अगर नहीं होगा तो ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिना चार्ज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पेयरिंग क्यों नहीं हो रहा इस वाले क्वेश्चन में? देखो, वीबीटी के हिसाब से यहां पे पेयरिंग हो रहा था, सीएफटी बोल रहा है कि यहां पे पेयरिंग नहीं होगा। वीबीटी ने क्या बोला था कि जब एक ऑर्बिटल खाली कराओगे, भाई वीबीटी के हिसाब से जब आप लिखोगे तो यहां पे ये दोनों पेयरिंग हो जा रहा था और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जा रहा था, है ना। वही सारी चीजें गलत थी वीबीटी में, इसको करेक्ट किया है सीएफटी ने, ठीक है। तो सीएफटी के हिसाब से यहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है, सीएफएसी उसी हिसाब से निकल रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, वीबीटी में काफी सारी चीजें फ्लॉज थी तभी तो वो हटा वहां से। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो, मान लो CrCN6 +3। अब इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना है। सबसे पहले बताओ ये ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है तो अब यहां पे क्रोमियम +3 लिखोगे। क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, क्रोमियम +3 हो जाएगा आपके सामने 3d3। ऑक्टाहेड्रल है तो स्प्लिटिंग हो जाएगा, स्प्लिटिंग होके T2G ऊपर, सॉरी T2G नीचे और Eg ऊपर। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन आप भर दो। क्या 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या कभी भी पेयरिंग हो सकती है? नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए पेयरिंग संभव ही नहीं। चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब तो पेयरिंग स्टार्ट होगा। 3 इलेक्ट्रॉन तो पहले इसी में भर गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। व्हाट इज CFSE? CFSE इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इनटू इसकी एनर्जी। इसकी एनर्जी कितनी है? -2/5 डेल्टा O प्लस ऊपर वाले की एनर्जी 0। क्या कोई नया पेयर आया है? नहीं। तो कितना हो गया? -6/5 डेल्टा O। इन सब क्वेश्चंस को देखते हुए सीएफटी ने एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, डेल्टा का मतलब हो जाता है स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा ओ लिख दें तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा टी लिख दें तो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर डेल्टा लेस देन पी होता है, पी मतलब पेयरिंग एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी कम है? स्प्लिट करने का एनर्जी कम है या पेयर करने का एनर्जी कम है? पहले वाले केस में स्प्लिट वाली एनर्जी कम है, दूसरे वाले केस में पेयर वाली एनर्जी कम है। तो केमिस्ट्री के हिसाब से ऐसा प्रोसेस जिसमें कम एनर्जी लगता है वो हो जाता है। ऐसा प्रोसेस जो कम एनर्जी वाला है वो वाला प्रोसेस होगा। तो अब बताओ, यहां पे दो चीजें हो सकती थी, स्प्लिट हो सकता था, पेयर हो सकता था। किसमें एनर्जी कम लग रहा है? स्प्लिट में। तो यहां पे बेटा स्प्लिट होगा, और यहां पे देखो स्प्लिट भी हो सकता था, पेयर भी हो सकता था। किसकी एनर्जी कम है? पेयर की। तो क्या यहां पे पेयरिंग हो जाएगा? तो यहां पे पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग अलाउड। यहां पे पेयरिंग अलाउड है, और पेयरिंग अलाउड है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। मतलब समझो ध्यान से, एक लिगेंड लिया गया, जैसे मान लो साइनाइड ले लिया,
साइनाइड का हमने स्प्लिटिंग एनर्जी निकाला और साइनाइड के लिए पेयरिंग एनर्जी निकाला। इन दोनों में एनर्जी कम आई है पेयरिंग की। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड अभी तक आप पढ़ रहे थे, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, उन सब केसेस में पेयरिंग एनर्जी कम आ रहा है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड पढ़ लिया। उस स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड में जितने भी स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड थे उनके लिए स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा हो रहा था और पेयरिंग एनर्जी कम हो रहा था। और जितने भी वीक फिलिगेंड है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि वहां पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा लग रहा है, इसलिए वहां पेयरिंग नहीं हो रहा है। तो यहां पे अगर कोई पूछ ले कि कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, तो अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वीक फील्ड है। ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि हाउ यू विल से कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है। तो स्प्लिटिंग और पेयरिंग एनर्जी के कंपैरिजन, स्प्लिटिंग एनर्जी आपने सीख लिया, पेयरिंग एनर्जी यहां से निकल सकता है या क्वेश्चन में दिया होता है। जनरली आपको वैल्यूज नहीं दी होती है, सीधा ये पूछ रहा होता है रिलेशन कि एसएफएल का क्या रिलेशन है। एसएफएल में पेयरिंग होता है तो पेयरिंग एनर्जी कम होगा, वीक फिलिगेंड में पेयरिंग नहीं होता है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर पेयरिंग एनर्जी कम हो गया तो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया तो वीक फिलिगेंड है। वो पूरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और ये किसने प्रूव किया था? सीएफटी ने। वीबीटी ने ये नहीं बता पाया था, इसीलिए फेल हो गया था। हमने पढ़ा ना कि वीबीटी ने ये नहीं बताया कि क्यों पेयरिंग होगा, वीबीटी ने ये नहीं बताया कि क्यों पेयरिंग नहीं होगा। सीएफटी में आके पता चलता है, स्प्लिटिंग एनर्जी की मदद से पता लगता है कि कौन पेयरिंग करेगा कौन नहीं करेगा। जिसका पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से कम है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, जिसका पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड है, सॉरी वीक फिलिगेंड। अब इसको पहले लिख लो और फिर इसको नोट करके एसएफएल और डब्ल्यूएफएल का डेफिनेशन लिखेंगे। नोट कि इफ स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, तो कौन सा लिगेंड होगा, एसएफएल या डब्ल्यूएफएल? अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी कम है तो फिर आपके सामने आ गया स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड। जो कम है उस पर फोकस करो, कौन से कम है? पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग कम है, पेयरिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड। लेकिन अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ही कम है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गया, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगा, और पेयरिंग नहीं होगा तो क्या बोलते हैं? WFL। तो डेल्टा लेस देन, डेल्टा ग्रेटर देन P, यहां पे आ जाएगा डेल्टा लेस देन P। ये डेफिनेशन से इसने प्रूव किया। इसके बाद आप लिखो, क्वेश्चन में दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल। लिखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आपने sp3 टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग देख लिया, आपने D2sp3 और sp3D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग देख लिया। अब आप देखोगे DsP2 का स्प्लिटिंग। DsP2 कैसे स्प्लिट करता है उसको देखते हैं पहले। Splitting in a square planar complex. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग सीख लेते हैं, आइए। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सबसे पहला सुनो, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। देखो ऑक्टाहेड्रल जो हमने पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था कि स्क्वायर है, एक ऊपर पिरामिड है एक नीचे पिरामिड है, क्या यही ऑक्टाहेड्रल था? और ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 डिग्री थे,
तो मैंने बोल दिया था इसको एक्स एक्सिस मान लो, इस वाले डायगोनल को वाई एक्सिस मान लो, और इस वाले डायगोनल को जेड एक्सिस मान लो। तो ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड एक्सिस पर बन रहे हैं, सारा रिपल्सन एक्सिस पर लग रहा है, इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई थी। यही पढ़ा था हमने। अब स्क्वायर प्लेनर क्या है? अगर मैं ये दोनों पिरामिड यहां से हटा दूं तो क्या स्क्वायर प्लेनर बन जाता है? भाई ये ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर में एक ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, और दोनों पिरामिड्स को मैंने हटा दिया तो यहां पे जो बन गया है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में भी क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम बीच में होता है और लिगेंड चारों तरफ से होता है। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कौन सा केस होता है? या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, या तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल बोले जाते हैं। स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? dsp2। अच्छा शांत, यहां पे देख लो। अब क्या करोगे? क्या इसको अगर मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं इस वाले डायगोनल को, तो मैं इस वाले डायगोनल को ऑटोमेटिक वाई एक्सिस बोल दूंगा, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मैं एक्स बोल दिया, इसको वाई बोल दिया। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में छोटा सा डिफरेंस है। ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड सारे एक्सिस पे बन रहा है, एक्स पे भी बन रहा है, वाई पे भी बन रहा है, जेड पे भी बन रहा है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में बॉन्ड बन रहा है एक्सिस पर ही, लेकिन जेड पे नहीं बन रहा है, जेड एक्सिस ही नहीं यहां पे। भाई परपेंडिकुलर हटा दिया ना, परपेंडिकुलर हटा दिया तो जेड एक्सिस यहां से हट गया है। अब जेड एक्सिस हट गया है, यानी कि यहां पे जेड एक्सिस पे रिपल्सन लगेगा ही नहीं। कहां रिपल्सन लगेगा? एक्स और वाई पे। ऑक्टाहेड्रल में एक्स पर भी बॉन्ड बन रहा है, वाई पर भी बॉन्ड बन रहा है, जेड पे भी बन रहा है। और ऑक्टाहेड्रल में देखो, इसको एक्स बोला था, इसको वाई बोला था, इसको जेड बोला था, यही था। तो एक्स पे भी रिपल्सन हो रहा था, वाई पे भी और जेड पे भी। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में क्या केवल एक्स और वाई पे ही बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं? बॉन्ड्स फॉर्म्ड ओनली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ही बेटा आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बॉन्ड फॉर्म ओनली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, तो बॉन्ड अगर एक्स और वाई एक्सिस पे बनेगा तो रिपल्सन भी तो एक्स और वाई एक्सिस पे होगा। रिपल्सन अकर्स ओनली ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। जेड यहां पे है ही नहीं स्क्वायर प्लेनर में। अब देखो, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग निकालते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में पहले मेरे पास एक डी ऑर्बिटल होता है, डी जेनरेट, सारे सेम एनर्जी डी जेनरेट बोलते हैं। फिर रिपल्सन होता है, एनर्जी बढ़ता है, अभी भी क्या है? डी जेनरेट। इसके बाद अगर रिपल्सन होता है तो ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से क्या ईजी ऊपर चला जाता है और T2G नीचे आ जाता है। ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से यही होता है। अब मुझे ऑर्बिटल का नाम लिख दो। इस वाले ऑर्बिटल का नाम क्या dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है? ईजी ऑर्बिटल एक्सियल ही तो होते हैं। और T2G वाला क्या होता है? dxy, dyz और dzx। ये क्या है आपके सामने? ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ध्यान दो, स्क्वायर प्लेनर में क्या z एक्सिस है या नहीं है? नहीं है। तो स्क्वायर प्लेनर में क्या केवल एक्स और वाई वाले ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, जेड की नहीं बढ़ेगी? तो देखो, इन दोनों में क्या किसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी। डीजेड स्क्वायर की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट डीजेड स्क्वायर की एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। क्यों? उस पे बॉन्ड ही नहीं बन रहा, उस पे बॉन्ड नहीं बन रहा। तो देखो, स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है? ईजी ऑर्बिटल भी स्प्लिट कर जाता है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? ये पांच ऑर्बिटल पांच को 2 और 3 में स्प्लिट करा रहे थे। स्क्वायर प्लेनर में ये फर्दर स्प्लिट कर जाएगा। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि एक्स वाई पे रिपल्सन लग रहा है, जेड पे रिपल्सन नहीं लग रहा है। सिमिलरली यहां पे क्या ये जेड लिखा हुआ है और जेड लिखा हुआ है? क्या यहां पर रिपल्सन नहीं होगा? रिपल्सन नहीं हुआ तो इन दोनों की एनर्जी कम हो गई, लेकिन एक्स वाई पे तो रिपल्सन हो रहा है, तो एक्स वाई की तो एनर्जी बढ़ेगी और वाई जेड जेड एक्स की एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या होता है? एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाती है, डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी और डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी कम हो जाएगी। देखो ध्यान से बोर्ड पे फिर से, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? यहां पे जेड एक्सिस था, यहां पे जेड एक्सिस नहीं है, बस यही डिफरेंस है। तो जो भी हो रहा है उसमें जेड एक्सिस वाले को नीचे करना है। तो डीजेड स्क्वायर की जो एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ये देखो नीचे आ गया। यहां पे डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, नीचे आ गया। क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो एक्स और वाई एक्सिस पे है, तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी? बढ़ गया। यहां पे डी एक्स वाई के एक्स और वाई एक्सिस पे, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ गया। तो ये होता है स्प्लिटिंग इन
स्क्वायर प्लेनर। पहले क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल बनाना है। ऑक्टाहेड्रल में जो एक्स और वाई वाली है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और वाई और जेड वाली, जितनी जेड वाली है सब एनर्जी कम हो जाएगी। तो ईजी में डीजेड स्क्वायर है जेड वाला, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। T2G में YZ और ZX से कम वाला, उसकी एनर्जी कम हो गई। तो ये अब बनाओ, दिस इज स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में ऑक्टाहेड्रल के एक स्टेप बाद भी स्प्लिटिंग होती है। एक्स और वाई वाले की एनर्जी क्यों बढ़ेगी, वहीं पे बॉन्ड बन रहा है। जेड वाले की एनर्जी क्यों कम होगी, है ही नहीं जेड एक्सिस, रिपल्सन ही नहीं हो रहा जेड पे, तो एनर्जी कम होगी। इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां होता है, अभी तक देख के क्या पता चल रहा है भाई? सबसे ज्यादा तो स्क्वायर इसकी हो गई, स्क्वायर प्लेनर की। ये ईजी को भी तोड़ दिया, T2G को भी तोड़ दिया, तो ये सबसे बड़ा स्प्लिटिंग हो गया, है ना? पहले इस इतने लेवल की स्प्लिटिंग हो रही थी, अब ये भी फर्दर स्प्लिट हो गया, तो देखो क्या स्प्लिटिंग ज्यादा हो गया है। तो स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई है। लिखो यहां पे स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर। स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डेल्टा। स्क्वायर प्लेनर सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होता है, फिर आपके पास बेटे होता है ऑक्टाहेड्रल, और फिर होता है आपके पास टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्पॉट से आपको याद रखना है। दिस इज स्प्लिटिंग एनर्जी ऑर्डर। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। अपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया है, सोप बबल एक्सपेरिमेंट? मैडम नहीं कराई है, तभी तुम्हारी ये हालत है, मैडम से पढ़े हो। कल मैंने वो सोप बबल वाली एक्सपेरिमेंट किया, आग लगाया था हाथ में ऐसे रख के। पहली बार लगाया, मेरे को लगा कि भाई जल गया तो पता नहीं क्या होगा, बट जला नहीं। केमिस्ट्री भरोसा है, यहां थोड़ी दिखाएंगे। चलो वो वीडियो बना दिया है, सब देख लेना। नहीं नहीं, यहाँ भाई कुछ भी आग वाग लग सकता है। एक्चुअली आग, हम लोग क्या है, थोड़ा खतरों से खेलने की आदत है,
तो एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट रूम फ्रेशनर से करने का है या परफ्यूम से करने का है, ठीक है। रूम फ्रेशनर और परफ्यूम ही का तो ब्यूटेन गैस होता है। अब ब्यूटेन गैस फटाफट आग पकड़ता है, ठीक है। आपने हॉस्टल हॉस्टल में किया भी होगा, जनरली बर्थडे बर्थडे आपका मनेगा ना मेडिकल कॉलेज में, तो पहले वो आपको उसमें करेंगे, आप पास में ले जाकर परफ्यूम छिड़क देंगे और लाइटर जला देंगे, थोड़ी देर आग लग जाता है, जलते नहीं है उससे, करना मत, पता लगा बताया था वीटी सर ने, किसी के बर्थडे के दिन ही उसका खत्म हो जाए, बर्थडे के दिन उसको अच्छा नहीं करना है। तो क्या करना है सुनो ध्यान से, मैं काफी चीजों को इग्नोर कर रहा हूं, तुम लोग समझा करो। तो सोप सॉल्यूशन बनाते, उसके अंदर ब्यूटेन गैस को स्प्रे कर देते। अब ब्यूटेन गैस पानी में तो सॉल्युबल होगा नहीं भाई, एल्केन नॉन पोलर होता है, पानी में सॉल्युबल होगा नहीं, तो जो गैस है वो ट्रैप हो जाएगा उसके अंदर, बबल बना लेगा। सॉल्युबल होता तो बबल नहीं बनता, तो बबल बना लेगा। और साबुन रहता है, सोप सॉल्यूशन रहता है, तो झाग बन जाता है। तो झाग को हाथ पे उठाते हैं, सबको लग रहा है इसमें पानी है, पानी नहीं है, वो ब्यूटेन गैस का बबल है। फिर उसमें जब आग लगाते हैं तो ब्यूटेन गैस फटाक से आग पकड़ लेता है। तो कल क्या हुआ, ये तो नॉर्मल है कहानी। कल क्या हुआ, अब लाइटर नहीं था अपने पास, लाइटर का क्या ही काम अपने को, तो क्या हुआ, घर में वो पड़ा हुआ था, धूप अगरबत्ती होता है, धूप माचिस, वो एक दो बार एक्सपेरिमेंट किया तो हाथ से ही जलाया तो भीग गया, तो माचिस से जल नहीं रहा था। तो क्या किया हमने कि अगरबत्ती जला के रख लिया, जलाते हुए, जलते हुए अगरबत्ती नहीं होता है, बुझाया नहीं, जलाते हुए अगरबत्ती रख लिया। फिर सोप सॉल्यूशन किया, उसमें एयर ट्रैप किया, और मैंने क्या किया, थोड़ा खतरे से खेलते हैं, तो काला हीट आता है, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, उसमें ज्यादा ब्यूटेन गैस का कंसंट्रेशन, मैं ज्यादा वाला करते हैं, और यहाँ पे वो जल रहा था और यहाँ पे मैं ब्यूटेन गैस स्प्रे किया, वो आग वहां था, अपने आप आग लग गया, यहाँ पे लगा बचा है, यहाँ यहाँ सब आग वाग लगा, मैंने फटाफट हटाया, वरना थोड़ी देर में अगर इधर कैमरा की तरफ अगर मैं देख रहा होता तो कल जल ही जाता, कुछ इधर उधर तो पक्का जलता, बच गया कल। तो कल फिर हमने खतरों से खेलने के लिए ग्लव्स व्लव्स मंगा लिया है कि भाई अब थोड़ा रिस्की है। इधर आओ तुम लोग यार, कितनी बार तुम्हें समझाए हुए हैं कि खुश रहने के लिए शादी का होना जरूरी नहीं है। चलो इधर आओ, क्रोमियम+3 जब लिखोगे, क्रोमियम+3 में क्या बेटा, यहां पे 3D3 होगा। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट या वीक फिलिगेंट कुछ भी लो, क्या 3D3 में पेयरिंग होता है, नहीं होता है। ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग कैसे होगी, इस तरह से हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग। 3 इलेक्ट्रॉन रखना है तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दोगे। बैरी सेंटर बीचों बीच होता है 0 लेवल, बैरी सेंटर से नीचे जाओगे, क्या -2/5 डेल्टा ओ दिख रहा है, ऊपर जाओगे +3/5 डेल्टा ओ दिख रहा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इंटू -2/5 डेल्टा ओ, प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्लस नया पेयर बना नहीं, तो -6/5 डेल्टा ओ, सिमिलर टू योर लास्ट क्वेश्चन। अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्प्लिटिंग एनर्जी पर को डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, कब कब स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और कब कब स्प्लिटिंग कम होगा। तो सबसे पहला पहला आता है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर पे। बोर्ड पे देखो, CFSE जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो आपके पास
CFSE ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब मान लो मेरे पास दो सेंट्रल एटम है, एक +2 में है, एक +3 में है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उसका CFSE ज्यादा। ऐसा क्यों? अभी मैं आपको बताया कि मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं, एक ले रहा हूं K4FeCN6, एक एग्जांपल K4FeCN6, और दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं K3FeCN6, और तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं K2FeCN6। इन तीनों में मुझे बताना है कि किसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगा। तीनों ही ऑक्टाहेड्रल हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट देख के आप बता सकते हो, यहां पे +4 होगा, यहां पे +3 होगा, और क्या यहां पे +2 हो जाएगा? +2 ही होगा, उल्टा हो गया। यहां पे आपके पास +2 आ जाएगा, यहां पे +3 आ जाएगा, और यहां पे +4 आ जाएगा। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आंसर तो आ जाएगा, बट लॉजिक समझो ऐसा क्यों हुआ? क्यों चार्ज के बढ़ने से स्प्लिटिंग ज्यादा हो रहा है? अब देखो स्प्लिटिंग हो क्यों रहा था। कल के क्लास में मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज लिगेंड जब वो सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएगा तो रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से टूट जा रहा था, यही हो रहा था। अगर मान लो बीच में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो ज्यादा चार्ज है, उस पर चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, तो क्या ज्यादा रिपल्सन करेगा? +1 है तो कम रिपल्सन करेगा, +2 हो गया ज्यादा रिपल्सन, +3 और ज्यादा रिपल्सन, +4 और ज्यादा रिपल्सन। क्यों? चार्ज बढ़ने से रिपल्सन क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है तो क्या लिगेंड को और तेजी में अट्रैक्ट करेगा। दूसरा लॉजिक, अगर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएगा। चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्ट्रॉन्गर होने लग रहा है। तो बीच वाला जो चार्ज है, मान लो ये आपके पास बीच में है, पहले +1 बनाया और फिर लिगेंड को यहां पे अप्रोच कर रहा है। पहले +1 है और दूसरा केस बनाया यहां पे +2 है, और लिगेंड 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 कौन ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ? +2 वाले ज्यादा अट्रैक्शन है, चार्ज ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो जल्दी खींचेगा, जल्दी खींचेगा तो ज्यादा रिपल्सन होगा। अच्छा, दूसरा चीज, अगर वैल्यू बढ़ गया चार्ज का तो क्या इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्ट्रांग होने लगी तो जब पास आएगा तो ज्यादा रिपल्सन करेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर चार्ज का वैल्यू बढ़ गया सेंट्रल मेटल एटम पे, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा हो जा रहा है। तो पहला तो ये चीज हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल। अब नेचर मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, 3D सीरीज से नीचे 4D सीरीज में जा रहे हो, और 4D सीरीज से नीचे 5D सीरीज में जा रहे हो। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज आपको डी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा, पी ब्लॉक में पढ़ा भी हुआ है आपने, कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, बट डी ब्लॉक में बढ़ता है। जनरली जैसे जैसे आप नीचे जाओगे Z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, बट डी ब्लॉक के केस में बढ़ता है। क्यों? वो बताया था आपको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से जैसे जैसे नीचे जाओगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अच्छा, Z इफेक्टिव बढ़ गया यानी कि न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया। न्यूक्लियस स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब चार्ज वहां ज्यादा हो गया न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा हो गया तो क्या इस बार फिर से अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, फिर से रिपल्सन ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में, और स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगा। तो नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मान लो CuNH3 4 +2, एक एग्जांपल ये लिया। दूसरा एग्जांपल लिया AgNH3 4 +2, और तीसरा एग्जांपल लिया है मैंने AuNH3 4 +2। इन तीनों में किसका CFSE ज्यादा होगा? नीचे वाले का। जैसे जैसे नीचे जाओगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ने से चार्ज बढ़ जाता है, और चार्ज बढ़ने से रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ने से स्प्लिटिंग बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे, लॉजिक लिख लो, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ने से चार्ज बढ़ गया, और चार्ज बढ़ने से रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन बढ़ने से स्प्लिटिंग बढ़ गया। तो सेंट्रल मेटल एटम की दो चीजों पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर पे और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे। तीसरा,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करता है। दो ये हो गया। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या पास पास में लगा ला के पेयरिंग कराता है? भाई वीक फील्ड है तो दूर दूर है, पेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या पास पास आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास पास आएगा और पेयरिंग करेगा। और पास आने की वजह से क्या होता है? रिपल्सन बढ़ गया। रिपल्सन बढ़ गया तो स्प्लिटिंग बढ़ गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले में पास आने से रिपल्सन बढ़ रहा है, रिपल्सन बढ़ने से आपके पास स्प्लिटिंग बढ़ जा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है और वीक फील्ड लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है। स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करता है। फटाफट लिखो। और चौथा हमने ऑलरेडी लिख लिया है, रिपीटेशन के लिए आप लिखना चाहो लिख लो। स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होता है। स्पॉट की तरह याद रखेंगे, पी फिर ओ और फिर टी, SPOT SPOT। तो ये हो जाएगा आपके सामने स्क्वायर प्लेनर का सबसे ज्यादा, फिर ऑक्टाहेड्रल का कम और फिर टेट्राहेड्रल का सबसे ज्यादा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड करेगा। एक रिलेशन है जो आप याद रखें, कभी कभी काम आ जाता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। डेल्टा टी और डेल्टा ओ में रिलेशन है। हाँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग 4/9 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है। ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे आइसोमर पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन का आइसोमर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन में भी आइसोमर आता है, वो पढ़ेंगे। काफी अच्छा टॉपिक है। हाँ, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे कैसे डिपेंड करता है। देखो, सेंट्रल मेटल एटम जैसे जैसे नीचे जाएंगे डी ब्लॉक सीरीज में, तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव क्या है? न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया। न्यूक्लियस का पावर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का बढ़ गया। ठीक है, अब न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो जल्दी पास आएगा, जल्दी पास आएगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्प्लिट ज्यादा कर जाएगा। नेक्स्ट लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग छूट गया है। कैसे कैसे तुम लोग वर्ड निकाल के लाते हो यार। छूट गया है क्या, कहां, कैसे, कौन, सब गायब है, छूट गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो स्टेबिलिटी है
स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? तो स्टेबिलिटी जो भी हमने अभी अभी 4 पॉइंट पढ़ा है सीएफएसी का, उसी पर डिपेंड करता है। भाई स्प्लिटिंग ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ, और एनर्जी ज्यादा रिलीज हुआ तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। अगर एनर्जी रिलीज हो गया तो एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो जो भी आपने चारों फैक्टर पढ़ा वो स्टेबिलिटी के लिए वैलिड है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीएफएसी, और दूसरा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चिलेशन का मतलब होता है बेटा रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। स्टेबिलिटी के दो ही फैक्टर हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, फिर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो। मान लो आपके पास दिया गया है FeH2O होल 6 FeH2O होल 6 प्लस 2। सबसे पहला एग्जांपल ये है आपके सामने। दूसरा है FeH2O होल 6 प्लस 3। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। FeH2O होल 6 प्लस 3 पहला ही है इसमें। फिर है FeNO2 होल 6, यहां पे आ जाएगा -3। फिर होगा FeCN6 माइनस, FeCN6 -3। सही है, सी ऑप्शन। COCN6 -3, COF6 -3, CONO2, CONO2 होल 6 -3। फिर आपके पास आएगा CONS3 होल 6 माइनस, माइनस नहीं +3 का। डी ऑप्शन। FeOX होल थ्राइस -3, FeH2O होल 6 +3। फिर FeCl6 -3। ये क्वेश्चन कर लीजिए। ये ऑप्शन नहीं है बेटा, ये सब एक एक क्वेश्चन है। कह रहे सी ऑप्शन होगा इसमें। क्या अलग प्राणी हो भाई।
चलो ये क्वेश्चंस आपके पास है, इनको सॉल्व करते हैं। स्टेबिलिटी कैसे किस पे डिपेंड करेगा। आ जाओ। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में तो बड़ा सिंपल है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने देख लिया, यहां +2 है और यहां +3 है, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि CFSE पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, यहां पे आप देख लो, ये भी +3 में है, -3 -6 ये भी +3 में है, -3 -6। अब ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, सारे 3D हैं। हाँ, लिगेंड अलग अलग है। तो क्या मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड आप बता सकते हो, तो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंड सबसे ज्यादा कौन है, CN। तो क्या सबसे ज्यादा इसमें C ऑप्शन आ जाएगा। फिर क्या NO2 आएगा या वाटर आएगा, NO2 बताया था ना, नॉर्वे कनाडा कोलंबो, तो ये आ जाएगा आपके पास B ऑप्शन। और फिर वाटर तो वीक फिलिगेंड होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड देख के आपने ये कर दिया। फिर इस वाले क्वेश्चन में भी सारे कोबाल्ट +3 में है, सारे कोबाल्ट 3D सीरीज से ही है, तो अगेन लिगेंड कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड A में है। फिर उसके बाद क्या C में आएगा NO2, फिर उसके बाद कौन आएगा NH3 या F, NH3 D ऑप्शन, और फिर आपके सामने F B ऑप्शन। स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पे डिपेंड कर गया। फिर नीचे आ जाओ, अब देखो क्या यहां पे बेटा चिलेट है, पहले वाले में ऑक्जेलेटो क्या रिंग बनाता है, रिंग बनाता है 5 मेंबर की रिंग। अच्छा, H2O वीक फिलिगेंड है और Cl तो और वीक फिलिगेंड है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, चिलेट, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका चिलेट हो गया। फिर इन दोनों में लिगेंड देख लो, फिर B और वाटर तो Cl तो सबसे कम हो गया, ABC। इसमें बताओ FeOX होल थ्राइस यहां भी चिलेट, FeEDTA- वहां भी चिलेट, दोनों जगह चिलेट है। अब कैसे करोगे, आपको मैंने बताया था कि EDTA 5 मेंबर का रिंग बनाता है, वो भी 5 बताया था। FeEDTA 5 मेंबर की 5 रिंग बना रहा है, और यहां पे केवल 3 ही रिंग बनेगा। ऑक्जेलेटो 3 रिंग बनाएगा 5 मेंबर का, ये 5 रिंग बनाएगा 5 मेंबर का। ठीक है, एक बार ई ऑप्शन को यहां पे बनाते हैं। मान लो आपके पास दिया गया है FeOX होल थ्राइस, FeOX को क्या आप C2O4 -2 लिख सकते हो, इसको आप होल थ्राइस ले लो Fe, और फिर बाहर क्या चार्ज होगा -3। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम Fe रख दिया, C2O4 को बनाओगे तो क्या आपके सामने C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे आपके पास O- और यहां पे आपके पास कौन आ जाएगा O-। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, कौन आ जाएगा O-, और यहां पे कौन आ जाएगा O-। यहां पे देखोगे तीसरा ऑक्जेलेटो बना रहा हूं, तीसरा ऑक्जेलेटो मैंने बना दिया O-, और कौन बना दिया O-। क्या मैंने बताया हुआ है कि ऑक्जेलेटो में O- डोनर एटम की तरह काम करता है। ये भी कितने मेंबर की रिंग बन गया, 5 मेंबर, 1 2 3 4 5। ये देखो दूसरा 5 मेंबर का रिंग इससे बन गया क्या, ये देखो तीसरा 5 मेंबर का रिंग इससे बन गया क्या, तो 3 5 मेंबर का रिंग बन के तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं FeEDTA, यही ले रहे हैं FeEDTA -4, तो क्या आपके सामने सेंट्रल मेटल एटम Fe है। अब EDTA में इथाइलिन डायमाइन होता है, तो क्या आपके सामने इथाइलिन आ जाएगा CH2, फिर क्या आ रहा है CH2, फिर N और फिर N। तो एक काम करते हैं, इस N को थोड़ा ऊपर की साइड में लिख लेते हैं। इथाइलिन डायमाइन अभी तक हो गया है। टेट्रा एसीटेटो के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O O-, सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पे कौन आ जाएगा O-। लेफ्ट हैंड साइड में CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, वरना कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएगा। तो CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आ गया O-। सिमिलरली CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर कौन आ जाएगा O-। अब देखो सबसे पहला रिंग, क्या ये नाइट्रोजन इसको डोनेट कर देगा, पहला ये नाइट्रोजन डोनेट कर देगा। देखो 5 मेंबर की रिंग बनके तैयार है।
ठीक है, पहला रिंग 5 मेंबर का हो गया। ये O माइनस जब डोनेट करेगा तब भी 5 मेंबर रिंग बन गया। कैसे? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, ये रिंग है बेसिकली, ये वाला रिंग है। ठीक है, उसके बाद ये O माइनस भी जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या फिर से 5 मेंबर रिंग बन रहा है? थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ये O माइनस को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे O माइनस लिख देता हूं। तो अब जब आप बॉन्ड बनाओगे तो क्या आपको फिर से 5 मेंबर रिंग दिख रहा है? 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, ये वाला रिंग की बात कर रहा है। ये वाला रिंग 5 मेंबर रिंग। सिमिलरली राइट हैंड साइड का O माइनस देखो 5 मेंबर रिंग बना लिया, और ये वाला O माइनस फिर से 5 मेंबर रिंग आपके पास बना लिया है। तो नाइट इसके पास 5 मेंबर रिंग बन रहा है, 3 5 मेंबर्ड रिंग। और यहां पे कितना है? 5 मेंबर रिंग। ज्यादा रिंग, ज्यादा चिलेशन, ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर रिंग, मोर चिलेशन, मोर स्टेबिलिटी। यहां पे आइए, इन दोनों के केस में इसका ज्यादा होगा। मोर रिंग, मोर चिलेशन, मोर स्टेबिलिटी। उसमें आओ। आपको अगर याद हो तो ऑक्जेलेट में हमने बताया था कि यहां पे 5 मेंबर का रिंग बन रहा है, लेकिन क्या एसी एसी में बताया था कि 6 मेंबर का रिंग बनता है? तो जहां रिंग कौन स्टेबल है? 5 मेंबर ज्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर? 6 मेंबर। तो भले ही नंबर ऑफ रिंग ज्यादा हो 5 मेंबर की, बट स्टेबल कौन होगा? 6 मेंबर। इसमें डीएमजी होगा। रीजन समझाओ। देखो बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे एनआई है। ईएन ट्वाइस जब बना रहे हैं तो CH2 यहां पे ले लो आप NH2, ये हो गया पहला ईएन, और नीचे बना दो आप दूसरा ईएन। CH2 ऊपर की तरफ बना दिया NH2, और इधर भी बना दिया NH2। दो ईएन हमने बना दिया। ये 5 मेंबर का रिंग नीचे से बना लिया, और ये 5 मेंबर का रिंग ऊपर से बना लिया। तो क्या 5 मेंबर का रिंग बन गया? 2, और आपके पास चिलेट हो गया। NiDMG क्या होता है? कुछ खास स्पेशल कंपाउंड है ये। एनआई में डीएमजी होल ट्वाइस। डीएमजी क्या होता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। इधर बनाते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। क्या होता है स्ट्रक्चर? सबसे पहले यहां पे डाइमिथाइल बन जाता है, और सी डबल बॉन्ड एन, एक तरफ होता है बेटा OH, और एक तरफ होता है आपके पास O माइनस। क्या यही होता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम? ये एक बना। क्या इसी तरह सिमिलरली राइट हैंड साइड में डाइमिथाइल हमने बना दिया, सी डबल बॉन्ड एन, यहां पे इस बार बना दो O माइनस, सी डबल बॉन्ड एन, इस बार उल्टा बना दिया OH। क्या यहां पे 5 मेंबर की रिंग, यहां पे नाइट्रोजन डोनेट करता है, याद करो तो नाइट्रोजन डोनेट करके 5 मेंबर की रिंग बना रहा है, यहां से भी नाइट्रोजन डोनेट करके 5 मेंबर की रिंग बना रहा है। बट क्या इन दोनों के बीच में H बॉन्ड भी लग रहा है? ऊपर के केस में H बॉन्ड लग रहा है, और नीचे वाले साइड में भी आपके पास H बॉन्ड लग रहा है। ये O माइनस है, ठीक है ना? तो O माइनस और इसके साथ H बॉन्ड बन रहा है। तो देखो 5 मेंबर का रिंग है दोनों में, बट ऊपर साइड में H बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया है, और H बॉन्ड आने की वजह से ये देखो 6 मेंबर का रिंग हो गया है। H बॉन्ड वाला 6 मेंबर का रिंग बना रहा है। ये भी 6 मेंबर, ये भी 6 मेंबर, ये 5 मेंबर, ये 5 मेंबर। तो ऑब्वियसली कौन स्टेबल है? B ग्रेटर देन। इसके बारे में मैंने बताया हुआ था, क्या ये रोजी कलर का, रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है? ठीक है, रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। नोट लिखो, नोट यहां पे नोट कि एससीएन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ब्लड रेड पीपीटी फॉर्म्स ब्लड रेड कलर कंपाउंड। अगर डीएमजी का कॉम्प्लेक्स है तो वो रोजी रेड पीपीटी देता है, और जो एससीएन का कॉम्प्लेक्स है वो रोजी रेड कलर का, सॉरी, वो ब्लड रेड कलर का पीपीटी देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे FeSCN यहां पे बना लो।
HCN whole twice, what will be the color of the compound? HCN का कॉम्प्लेक्स है, ब्लड रेड कलर देगा। रोजी रेड और ब्लड रेड में बस यहां पे डिफरेंशिएट करना है कि अगर HCN आ गया ब्लड रेड देगा, अगर DMG आ गया रोजी रेड देगा। सिंपल है, ये दोनों याद रखना है। DMG किसी के साथ रोजी रेड देगा, HCN किसी के साथ ब्लड रेड देगा। अब जब कलर की बात हुई है तो अगला टॉपिक आएगा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी है टाइम। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले फटाफट बना लो इसको। हो गया? भाई मेल आ रहा है कि साइबर फ्रॉड हो रहा है, बचिए। मेल आ रहा है कि साइबर फ्रॉड से बच के रहिए। हो गया ये? हम क्या बताएं कि यहीं पे सब बैठे हुए हैं, यही करते हैं। लिखो कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कलर, कलर दो तरीके से होता है। कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दो तरह से दिखाया जाएगा। सबसे पहला, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। सबसे पहला आपके पास आएगा डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है, और दूसरा वजह होता है आपके पास चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर की वजह से आपके पास कलर होता है। दो वजहों से आपके पास कलर होता है, डीडी ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर। हेडिंग डाल लीजिए डीडी ट्रांजिशन, हेडिंग डाल लीजिए डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन आ जाओ। डीडी ट्रांजिशन में देखो, अभी अभी हमने स्प्लिटिंग पढ़ा, तो स्प्लिटिंग में बैरी सेंटर लेवल पर जाएगा, और बैरी सेंटर लेवल पर जाने के बाद वो या तो T2G या तो EG, किसको भी, अगर ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो EG, अगर टेट्राहेड्रल रहेगा तो T2G ऊपर चला जाएगा। बोर्ड पे देखो, स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग होने के बाद 3d ऑर्बिटल नीचे और 2d ऑर्बिटल ऊपर। अब देखोगे, मान लो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे रहे। कंडीशन ये है डीडी ट्रांजिशन के लिए कि एक अनपेयर्ड होना मस्ट है। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हम इस पे सनलाइट बीम ऑफ सनलाइट इस पे प्रोजेक्ट करते हैं। सनलाइट या कोई सोर्स ऑफ लाइट से इसके ऊपर लाइट भेजते हैं। अब लाइट में हमारे पास एनर्जी होगा। लाइट में फोटोन है, फोटोन में h न्यू एनर्जी होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पहले से कुछ ना कुछ तो एनर्जी है ना, ऑर्बिटल की एनर्जी तो है ही कुछ ना कुछ। तो ये एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी है। इसको हमने बाहर से सनलाइट का प्रेजेंस दिया, सनलाइट की एनर्जी दी, तो क्या इसमें एनर्जी बढ़ गया? अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगा तो ये एनर्जी बढ़ के एक्साइट हो जाता है, और ये एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? ऊपर वाले में। तो देखो, नीचे वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन था, वो एक्साइट होकर क्या ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन में जा चुका है? नीचे वाले ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन था, वो एक्साइट होकर ऊपर वाले में जा चुका है। क्या एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो चुका है इलेक्ट्रॉन का? तो इसी को बोलते हैं डी से डी का ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। फिर से सुनिए, कंडीशन नंबर 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना मस्ट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे हम सनलाइट या कोई भी एनर्जी सोर्स इस पे प्रोजेक्ट करते हैं। एनर्जी मिलते ही ये एक्साइट होके ऊपर चला जाता है। ठीक बात है? अच्छा,
लेकिन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हाईली अनस्टेबल होता है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन केवल 10 की पावर -8 सेकेंड तक रह पाता है। ठीक है, ओनली 10 की पावर -8 सेकेंड इसका लाइफ है। तुरंत जितने जल्दी से वो ऊपर जाएगा उतने जल्दी से वो वापस नीचे आएगा। तो जब ये वापस ऊपर गया तो कोई ना कोई एनर्जी लेके ही गया है, बिना एनर्जी के कैसे जाएगा? तो एनर्जी बढ़ी थी ना, तभी तो एक गया था। और जब ये वापस आएगा तो क्या एनर्जी रिलीज करेगा? तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर्स होता है। ठीक है, जो एनर्जी वो रिलीज करता है उस, देखो दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है। एक तरह की एनर्जी है इसको ले जाने के लिए ऊपर, और दूसरी एनर्जी है जब ये वापस आया है तब। कलर किससे हो रहा है? वापस आने वाली एनर्जी पे। एक्साइटेड एनर्जी पर, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी पर इसका कलर शो नहीं हो रहा है। जब ये वापस आ रहा है, रिवर्स एनर्जी में जो एनर्जी निकल रहा है उससे कलर शो हो रहा है। क्लियर है? तो डीडी ट्रांजिशन क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके किसी अदर डी ऑर्बिटल में ट्रांजिट कर जाता है, इसको डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। डीडी ट्रांजिशन होने से क्या इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया? इलेक्ट्रॉन केवल 10 की पावर -8 सेकंड तक उसका लाइफ है वहां पे। तो ये वापस आएगा, जब वापस आएगा तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी लेके गया था उतना एनर्जी रिलीज कर देगा। अब जो एनर्जी रिलीज किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलर शो होता है। मान लो ज्यादा एनर्जी होगा तो रेड कलर आएगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा तो कुछ आपका वॉयलेट आ जाएगा, है ना, ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कुल मिला के कुछ ऐसा है कि डीडी ट्रांजिशन में कंडीशन नंबर वन ये होना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कंडीशन नंबर 2 बताओ क्या और होना चाहिए? कंडीशन नंबर 2 सोच के बताओ और क्या होना ही चाहिए, तभी जाके डीडी ट्रांजिशन होगा। क्या वैकेंट ऑर्बिटल ऊपर होना चाहिए? तभी तो एक्साइट करके जाएगा, है ना? तो एक एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वन वैकेंट ऑर्बिटल। एक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाएगा और वापस जब डी एक्साइट होकर नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो लिखिए डीडी ट्रांजिशन में, सब लोग साथ में लिख लो, डीडी ट्रांजिशन में सनलाइट स्लैश एच न्यू एनर्जी is focused on unpaired electron। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी को फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से द एनर्जी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जिसकी वजह से द एनर्जी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से द एनर्जी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, एंड व्हेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन de-excites, when unpaired electron de-excites back to de-excites, then energy is released। जब वो डी एक्साइटेशन करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा एंड कलर इज शोन कॉरस्पॉन्डिंग टू डी एक्साइटेशन एनर्जी। सनलाइट या एचन्यू को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डालते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, अनस्टेबल होने की वजह से वापस आता है, वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो कलर शो करेगा। अब यहां पे एक कलर का डायग्राम होता है। बता रहा हूं, देखो यहां पे लिख दो वी, इंडिगो गायब होता है, जी विबग्योर जानते हो, विबग्योर आएगा। ये होता है कलर डायग्राम।
कलर डायग्राम में इंडिगो गायब होता है, ठीक है ना, इंडिगो गायब होता है। विबग्योर में, अब देखो ये कलर डायग्राम क्या कह रहा है, क्या हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग कलर आएगा, मतलब एक्साइटमेंट वाली एनर्जी का कलर नहीं आएगा, डी एक्साइटमेंट वाली एनर्जी का कलर आएगा। तो देखो, अगर एग्जामिनर पूछे कि अगर मान लो एक्साइट करने के लिए ग्रीन कलर का लाइट इस्तेमाल हुआ है तो कौन सा कलर निकलेगा, रेड। अगर मान लो बेटा ऑरेंज कलर एक्साइट करने में इस्तेमाल हुआ है तो ब्लू कलर इस्तेमाल होगा। अगर येलो कलर एक्साइट हुआ एक्साइटेशन में तो कॉरस्पॉन्डिंग कलर आपका इस्तेमाल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कलर आपका इस्तेमाल होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा इंसिडेंट लाइट अलग होता है, इंसिडेंट लाइट इज डिफरेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कलर इज अपोजिट। इंसिडेंट लाइट जो होगा और जो कॉरस्पॉन्डिंग कलर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इंसिडेंट लाइट इज डिफरेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग कलर इज डिफरेंट, अपोजिट इन कलर डायग्राम। कलर डायग्राम में अपोजिट कलर आ जाएगा। येलो के सामने वाला, येलो इंसिडेंट है तो वायलेट कलर दिखेगा, ग्रीन इंसिडेंट है रेड कलर दिखेगा, ऑरेंज इंसिडेंट है ब्लू कलर दिखेगा, सामने सामने कॉरस्पॉन्डिंग दिखेगा उसके सामने, अपोजिट। अच्छा, मान लो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, तो क्या कलर ही नहीं शो होगा। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट, जैसे कि बहुत फेमस आपको डी ब्लॉक में पढ़ना है KMnO4 के बारे में। KMnO4 में देखो Mn+7 में है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आपके पास K2Cr2O7, K2Cr2O7 यहां भी जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसी एक कंपाउंड होता है FeH2O5NO, क्या होता है ये बताया था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये सब में बेटे आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पहले देखोगे, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें है, बताऊंगा उसका अलग लॉजिक है। इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर शोन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। कलर क्यों शो होगा, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और यहां पे आप देख लोगे इसमें भी कलर शोन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर आपके सिलेबस में नहीं है कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। चार्ज ट्रांसफर का एग्जांपल है KMnO4, K2Cr2O7, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यही 3 एग्जांपल एनसीईआरटी में, और यही इसकी वजह से कलर शो होता है। चार्ज ट्रांसफर 2 तरीके का होता है, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल से लिगेंड की तरफ होता है। वो जेई मेंस में भी नहीं है, जेई एडवांस के सिलेबस में है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। केवल एग्जांपल याद रखना है कि जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो वो चार्ज ट्रांसफर, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो यानी कि आपके पास कलर डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसको यहां तक आज रखते हैं, कल इसके आगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है।